हेलो एंड वेलकम टू द कैप्टा स्टडी सर्कल। कैप्टा स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 67 है यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स के लिए या यूपीएचएससी नेट जेआरएफ जो पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हैं उनके लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन शुरू करें, पहला क्वेश्चन देखें जो पिछले टेस्ट सीरीज़ का पार्ट है। तो इसलिए 26 नंबर से यहाँ से, जो कि पिछले टेस्ट सीरीज़ का एक्सटेंशन है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बता देना चाहेंगे कैप्टा स्टडी सर्कल अब ऑफलाइन भी है। जो लोग लखनऊ में है या आसपास हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं अलीगंज ब्रांच में, और बाकी ऑनलाइन जो जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन, और दूसरे जो मेथड है हम जो यूट्यूब के थ्रू जुड़ते हैं उससे भी आप टेस्ट सीरीज एटलीस्ट देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोडों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सूची वाली चीज़ें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत जब तक आप बिल्कुल परफेक्टली जानते ना हो तब तक यहाँ पे गलती होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन उसी तरह उसका फ़ायदा भी है दूसरी तरफ से अगर देखें ऑन द अदर हैंड कि इफ़ यू नो सिंगल और 2 भी आंसर जानते हैं तो आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिए हुए मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टफोर्ड या जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट। तो पहले क्या है मार्ले मिंटो, अगर हमको मालूम है तो ज़्यादातर लोगों को मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो जो रिफॉर्म्स हैं उसके बारे में मालूम होता है। वो कब है 1909। तो 1909 करते ही 1909 करते ही हमको मिल गया एक आंसर ए का 2। ए का 2 कहाँ पे है? तो अगर हम देखें ए का 2 सिर्फ 1 में ही है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, बहुत आसानी से। तो इसका सिंपल से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब था ये सबको मालूम, वैसे भी 1919 में है। ये हो गया। सी का 3rd हो गया स्वदेशी एंड बायकॉट जो शुरू किया था ये वो 1905 में, और इसके बाद जो है 4th होम रूल वो जो है मूवमेंट वो 1916। तो सही आंसर तो मिल ही गया था हमको पहले ही, लेकिन ये याद रखने के होम रूल मूवमेंट कब शुरू हुआ 1960, स्वदेशी एंड बायकॉट 1950, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो था वो आया किस चीज़ के लिए। अब ये पूछ सकता है कि किस चीज़ के लिए आया, तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए वो मार्ले मिंटो था। और इसके अलावा जो सेल्फ गवर्नेंस था उसके लिए आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1990। बाकी स्वदेशी और होम रूल को तो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं 26 के बाद 27 देख लेते हैं। अब फिर से ऐसा ही मिलाने वाला कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने वाला ये भी कठिन हो जाते हैं क्वेश्चन, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रमिक अनुक्रम में बताइए कि कौन सी चीज़ पहले हुई थी। तो हमने ये आपके लिए की मिल गया। अभी हमने कल जो किया था उसमें ही बात की थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था 1976। इसी के अंदर क्या जोड़ा गया था, जो हमने क्या कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो जोड़ी गई थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी। 11वीं कब जोड़ी गई 2002 में 86th अमेंडमेंट में। तो एक अलग बात है। तो ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास जो है वो कि इंडियन जो कोर्ट हैं उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कोई स्टैंडर्ड नहीं कि उसको फॉलो ही करना है, इसको लेके आइडिया आया था। अब ये लेकिन कब हुआ था, ये 1950 का आइडिया है। तो 1950 हो गया सबसे पहले। अगर देखें तो अभी तक तो 1950 चल रहा है। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी सबको मालूम है 1975। तो 75 ये इससे पहले हो गया। केशवानंद भारती ये लोगों को मालूम हो, केशवानंद भारती बहुत पॉपुलर है। केशवानंद भारती और वर्सेस केरला जो केस है जिसमें फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया आया था, फंडामेंटल राइट्स का भी आइडिया आया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये कब हुआ था केशवानंद 1973। अब देख सकते हैं सबसे पहले क्या होगा, सेकंड सबसे पहले कहाँ पे है, तो इन दोनों में है
इसके अलावा इन दोनों के अलावा अगर हम देखें तो उसके बाद क्या हुआ, 73 वाला केस फोर्थ होना चाहिए क्योंकि 75 है, 76 है, और आखिरी में क्या होना चाहिए, फर्स्ट, तो आखिरी में फर्स्ट यहाँ पे है, इसके बाद फोर्थ है और थर्ड। तो इसका सही आंसर क्या मिल गया, 3 हमको सही आंसर मिल गया। तो ये बेसिक आइडिया है, इसको ध्यान में रखिए। अलग अलग भी पूछा जा सकता है, इसलिए 4 क्वेश्चन इसमें मिला के हो गए, ये आपको ध्यान में रखना है। 28th पे चले जाते हैं। 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28th क्वेश्चन भी कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल, फिर से वही कालानुक्रमिक कि भारत का प्रधानमंत्री बनने का सही, चरण सिंह, वीपी सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। अब सबको मालूम है कि ये तो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, तो इससे पहले तो कोई नहीं है, तो थर्ड जो होगा सबसे पहले होगा। थर्ड देखिए कहाँ पे सबसे पहले, ये है, और तो कहीं दिख नहीं रहा है। सबसे पहले कौन बना है, लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद अपने आप मोरारजी देसाई हमको मालूम है, उसके बाद बनते हैं चरण सिंह और वीपी सिंह सबसे आखिरी में। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, अगर आप लाल बहादुर शास्त्री को भी जानते हैं, बाकी लोगों को नहीं जानते तो भी बहुत आसान क्वेश्चन। 28 के बाद 29 पहुँचते हैं। 29th ये असर्शन एंड रीजन का है, अभी कथन तर्क की बात है। फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पीपल। फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो मौलिक अधिकार लोगों के लिए संविधान में प्रतिष्ठापित हैं। तो प्रतिष्ठापित है मतलब कि इंश्राइंड है, उसके अंदर है, फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, बिल्कुल लिखा है। पीपल कैन मूव कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाँ, क्योंकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर लोग न्यायालय में अपील कर सकते हैं, और ये उल्लंघन कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन कर सकता है, या सरकार कर सकती है, और सभी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करना कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो। तो ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स सबको फॉलो करना पड़ता है। और इवन जो फंडामेंटल राइट्स एक तरह से दिए गए हैं सिंपल मेजॉरिटी से, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो जाता कि फंडामेंटल राइट वो नहीं है, तब तक जो पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती। तो इसका सही आंसर है ए, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 30 देख लेते हैं। फिर से सेम assertion reason, there are 3 lists dividing legislative authority between the union and the states in India। कि हमको मालूम है जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट में है। भारत में संघ और राज्यों के बीच वैधानिक सत्ता को विभाजित करने की 3 सूचियाँ हैं। अब इसका रीज़न क्यों, इंडिया हैज़ ए फेडरल सिस्टम, भारत में संघीय व्यवस्था है इसलिए। अब इसका तर्क तो सही है। अब कुछ जो विद्वान हैं उनके अकॉर्डिंग भारत संघीय व्यवस्था नहीं है, क्वासी फेडरल अर्धसंघी है, या सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट है। लेकिन देखें तो सिस्टम वही है, फेडरल सिस्टम की तरह। हमारा मॉडल अलग है लेकिन वही सिस्टम है, इसलिए हम कहेंगे ए सही है इसका, कि दोनों ही सही है। उसी की वजह से ही विभाजित किया है कि स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और जो यूनियन लिस्ट है उसमें, क्योंकि आपस में क्लैश ऑफ जो पावर है वो ना हो। 30 के बाद देखते हैं 31st। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिफाइंड एज अ गोल ओरिएंटेड एंड चेंज ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन बाई। अब ये पूछ रहे हैं कि विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तन उन्मुख के रूप में किसके द्वारा परिभाषित किया। विकास प्रशासन है क्या, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली पहले जो साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन आया था, जो साइंटिफिक मैकेनिज्म था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो जो है डेवलप कंट्री में तो सक्सेसफुल होता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में जब हम बाद में अगर वर्ल्ड वॉर के बाद देखें या उसके आसपास को देखें तो वहाँ तक चीज़ें सही नहीं हो रही थी। और सेम पॉलिसी को इवन इंडिया में अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटेन में, फ्रांस में तो फ्लरिश कर रहे हैं, लेकिन वही पॉलिसी जब वो कॉलोनीज़ के अंदर अप्लाई कर रहे थे तो उसका रिपरकशन और ज़्यादा हुआ और फाइनली उन देशों को छोड़ के जाना पड़ा। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कभी किसी को अच्छा नहीं लगा डेवलपिंग कंट्री में, ना ही उससे फ्रूटफुल रिजल्ट निकले। तो साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फ्लॉप हो जाता है। तो अब ये सोचा जाता है कि ये विकास प्रशासन की जरूरत है जो डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे। अब ये कौन देता है, क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ इतना था, लेकिन ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो एडवर्ड वेडनर जो है ये कहते हैं कि अब ज़रूरत है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, जो विकास पे होंगे और डेवलपिंग कंट्री में भी ये काम करे, ऐसा हो।
क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की जो थ्योरीज थी वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में सक्सेसफुल हो नहीं रही थी तमाम सारे साइंटिफिक अप्रोच के बावजूद। आगे बढ़ते हैं, 32 देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बोरोड फ्रॉम। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है। लोक प्रशासन में लाइन और स्टाफ एजेंसी की अवधारणा निम्न में से उधार ली गई। कहाँ से? तो लाइन और स्टाफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से, इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से। तो राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, सैनिक प्रशासन से या अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन से? तो इसका सही जवाब है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सैनिक प्रशासन से। मिलिट्री में होता है लाइन, मतलब मान लीजिए ब्रिगेड जनरल, आर्मी जनरल है, उसके नीचे से लेके जो सिपाही है वहाँ तक का जो वो सारे लोग लाइन का पार्ट है। मेजर हो गए, कैप्टन हो गए, ये सारे लोग इसके पार्ट हैं। लेकिन इनको असिस्ट करने के लिए अब इनकी ये खाना कहीं खाएंगे तो मैस भी तो चल रही है, तो मैस जो हो गई वो क्या हो गया, वो यहाँ पे इसको हम कहेंगे कि स्टाफ एजेंसी है। या ये कहीं पे हॉस्टल में रहेंगे या ऑफिस में रहेंगे या किसी उसको मेंटेन करना, या इनके आर्म जो है वो या उनकी गाड़ियाँ मेंटेन करना, ये सब स्टाफ एजेंसी करती है, ये लाइन एजेंसी का पार्ट नहीं है। तो अब ये लाइन और स्टाफ एजेंसी यहाँ पे बोला जाता था। अब इसके अलावा मान लीजिए ये हाँ कि इसमें जो रिक्रूटमेंट होगा वो कौन करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी एजेंसी। जैसे CDS हो गया, वो रिक्रूट करता है ना, या सिपाही भर्ती का जो कर रहा है, या फिर कहते हैं इसी तरह से हम रेलवे का कर लें या किसी भी डिपार्टमेंट का कर रहे हैं, जो UPSC का कर लें, तो ये क्या हो गया, तो वो ऑक्सिलरी एजेंसी कहलाएंगी। तो क्लियर होना चाहिए, लाइन, स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसी भी अलग अलग तरीके से कई बार पूछा गया है घुमा फिरा के। लाइन, स्टाफ एजेंसी और ऑक्सिलरी एजेंसी से क्वेश्चन आता ही है किसी भी तरह से घुमा के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ लीजिए कहीं से भी। 33 F.W. टेलर्स कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज क्रिटिसाइज बाई। हमने बात की टेलर्स का साइंटिफिक में, अभी हम लोग बात कर रहे थे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो फ्लॉप होती है, एक समय तो बहुत फ्लरिश करती है, क्योंकि शुरुआत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बहुत अपने बेसिस पे था कि लोग मजदूर आते थे, काम करते थे, मैनेजर बस देख रहा है कि काम हो रहा है। इसके बाद जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आई उसने यूरोप को बदल दिया और बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होने लगा, और वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी जब लागू किया तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चलने लगा, लोग भी खुश हो गए। लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन दे इम्प्लीमेंटेड द सेम आइडिया इन डेवलपिंग कंट्रीज दे फ्लॉप, कि वो ख़राब हो गया। भारत में लोग खुश नहीं हुए नया एडमिनिस्ट्रेशन जब आने लगा, या अफ्रीकन कंट्रीज़ में या दूसरे कंट्रीज़ में, तो क्या हुआ वहाँ पे मिसिंग क्या था, ह्यूमन रिलेशन। क्योंकि ह्यूमन जो आइडिया है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे हम देखें कि भारत के अंदर जो जाति प्रथा को लेके या जो बेसिक है विधवा विवाह या बाल विवाह या सती प्रथा, इस तरह की चीज़ों को जो बेसिक चीज़ है उसके अंदर भी जब एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेयर करने लगा तो लोगों को नाराज़गी भी होने लगी। तो इसके अलावा जो है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसमें वहाँ के इंडिया के या दूसरे कल्चर को समझ नहीं पाते थे, तो कल्चर को ना समझ पाने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम आती थी, तो उसमें नए एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई कि क्या नया किया जाए। तो उसमें बोला कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच गायब है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज जो हैं वो क्रिटिसाइज़ करने लगे इनको कि ये बहुत साइंटिफिक ना हो के इनह्यूमन हो गया है। तो ट्रेड यूनियन भी करती थी, मैनेजर्स तो नहीं करेंगे, क्लासिकल स्कॉलर ऑफ ये भी नहीं करेंगे, क्लासिकल और साइंटिफिक एक ही हैं लगभग। तो ह्यूमन रिलेशन थिंकर जिसमें मैरी पार्कर फोलेट का नाम बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह के तमाम सारे थिंकर इनको क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, 33 के बाद 34 देख लेते हैं। इन इंडिया द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन द ईयर। ये फिर से बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया है, कब बनाया जाता है। ऑब्वियसली इट वाज मार्च 1950। तो 1950 में बनाया गया था। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको याद ही रखिए और वैसे पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं 35। रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। ये अच्छा क्वेश्चन है कि किसके रिकमेंडेशन पे भारत में नागरिक सेवा की भर्ती किसकी सिफारिशों पर आधारित है। रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज इन इंडिया, भारत में कौन किसके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, बिंटो मार्ले, पॉल एच एप्लेबी, लॉर्ड मैकाले। कौन है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मिंटो मार्ले, पॉल एच एप्लेबी, लॉर्ड मैकाले।
तो लॉर्ड मैकाले जो हैं भारत में लाते हैं, क्योंकि पहली बार कहते हैं चार्टर जो आया 1853 में, और फाइनली जो उसको एक्ट किया था 1858 में, और इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट उसके अकॉर्डिंग बनता है 1861 में। तो पहली बार उन्हीं के इनिशिएशन पे ऐसी चीज़ें होती है। तो लॉर्ड मैकाले इसका सही आंसर हो गया। 35 के बाद 36 देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कम्युनिकेशन दैट पासिस अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट रिफर्स टू। जो कम्युनिकेशन है भिन्न विभागों के बीच आने जाने वाली संसूचना क्या है? तो कम्युनिकेशन ही देखिए, संसूचना थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है। तो अगर हम देख, जैसे अगर आपने सिर्फ हिंदी जानते हैं और हिंदी में सिर्फ पेपर रहे तो संसूचना से आप बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन उसी समय कम्युनिकेशन लिखा हो तो सभी लोग समझ जाएंगे। तो उर्दू मुखी अपवर्ड कम्युनिकेशन की नीचे से ऊपर की तरफ, या डाउनवर्ड नीचे, विभिन्न विभागों के बीच होने वाली। तो कैसे होगा? विभिन्न विभाग तो अलग अलग होंगे, तब सबके बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो कैसे होगा? तो ये लैटरल जो होता है इसी को पार्श्वी कहते हैं, या हिंदी में तो पार्श्वी तो थोड़ा सा फिर भी कठिन हो सकता है, लेकिन लैटरल आप समझ जाएंगे। इसी को इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल करते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो ये हो रहा हॉरिजॉन्टल, एक ही बराबर में अलग अलग जगह पे सब जगह हो रहा है कम्युनिकेशन। तो आगे बढ़ते हैं 37 पे चले जाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कंटीजेंसी फंड इन इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड एज द डिस्पोजल ऑफ। भारत में आकस्मिक निधि किसी के अधिकार में रखी गई है? अब अधिकार में रखी गई है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। तो टेक्निकली जो होती है वो कैबिनेट कहता है। कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट वो जो है वो डिस्पोज करता है। तो लेकिन प्रेसिडेंट कंटीजेंसी फंड जो होता है, आकस्मिक निधि की अभी अचानक जरूरत पड़ जाए, मान लीजिए कोई तूफान आ गया, अब अचानक जरूरत है, तो क्योंकि बजट में कोई यूनिक उसका प्रावधान किया गया है, या बजट में प्रावधान किया भी गया है, तो कंटीजेंसी फंड की तरह के वो उसको कब अब डिस्ट्रीब्यूट्स करेगा। तो डिस्पर्स करने का काम प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट हो जाएगा, क्योंकि कैबिनेट की सलाह पे प्रेसिडेंट कर देगा। लेकिन फाइनल जो होता है उसको प्रूव करना पड़ेगा पार्लियामेंट से, कि ऐसा ना हो कि कुछ भी खर्च करते रहें। तो इसलिए पार्लियामेंट यहाँ पे सबसे ज़रूरी है, लेकिन पार्लियामेंट नहीं दिया तो इसका मतलब है राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट डिस्पर्स करता है कि ये कंटीजेंसी फंड हमने रखा हुआ था, अब ये इसी के काम के लिए ज़रूरत पड़ गई है, मान लीजिए तूफान आ गया या कोई महामारी आ गई, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए पैसा खर्च कर दिया है, प्रेसिडेंट करता है। आगे बढ़ते हैं 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग थ्योरीज अपीयर्ड। किस तरह से धीरे धीरे ये आई है? पहले सबसे पहले कौन सी थ्योरी थी, उसके बाद जो थ्योरी है वो कौन सी है? तो अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन सी थ्योरी आएगी? क्लासिकल थ्योरी, यहाँ पे लिखा ही है। तो बहुत आसानी से आप देखें, क्लासिकल हमेशा क्लासिकल जो होती है प्राचीन, या कह सकते हैं जो, वो सबसे पहले होगी। तो थर्ड देखिए सबसे पहले कहाँ पे है? बी में है, इसमें तो सोचना ही नहीं है, एक ही जगह पे है। और उसके बाद क्या है? सेकंड डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आई, हमने बताया आपको कि क्लासिकल थ्योरी के बाद ह्यूमन रिलेशन थ्योरी उसको क्रिटिसिज्म करती है। क्लासिकल ही, अगर एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो क्लासिकल थ्योरी ही साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को क्रिटिसाइज करके कौन सी आई? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बाद क्या आई? डिसीजन मेकिंग थ्योरी। और डिसीजन मेकिंग थ्योरी के बाद आजकल जो चल रही है, अभी भी है, पब्लिक चॉइस थ्योरी। आज के समय में सबसे अधिक पॉपुलर यही है कि पब्लिक को जो पसंद है उस तरह से डिसीजन लिए जाए और पॉलिसी बनाई जाए। इसीलिए अलग अलग जगह पे फीडबैक लिए जाते हैं। आप देखेंगे कि रेलवे में आप कभी ट्रेन में सफ़र करें तो उसमें आजकल सफाई के बाद वो फीडबैक फॉर्म देते हैं, तो सभी लोग फीडबैक फॉर्म देते हैं। आप कहीं भी जाएं तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया तरीका है, फीडबैक लेके पब्लिक की चॉइस को पता करके उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाना है, उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज देना। ये सबसे लेटेस्ट आइडिया है। तो इससे भी निकाल सकते थे आप, उधर से भी निकाल सकते हैं, क्लासिकल से भी निकाल सकते हैं, कैसे भी। आगे बढ़ते हैं 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैच करना है फिर से, कि यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आपको अगर मालूम है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे करिश्मेटिक अथॉरिटी, हिंदी में देखें करिश्माई सत्ता किससे रिलेटेड है? तो कौन है? अभी हमने लास्ट जो टेस्ट सीरीज़ की थी उसमें भी यही था कि जो सत्ता के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन सी? जो पारंपरिक है जिसको हम ट्रेडिशनल कह रहे हैं, और उसके बाद करिश्मेटिक जिसको हम करिश्माई कह रहे हैं, और लीगल रैशनल। लीगल रैशनल तार्किक और कानूनी सत्ता। तो जिसको देने वाले कौन थे ये तीनों को? वेबर। तो जब तीनों को देने वाले थे तो उसमें करिश्माई सत्ता जो है वेबर से जुड़ गया। तो आप ए से 4 निकाल सकते हैं। ए से 4 कहाँ पे है? एक ही में। वैसे भी ये तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी अब देखें एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर देखें तो हर्बर्ट साइमन। इसके अलावा सी जो है 2 डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया कितना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा आसानी से, वो वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो इसके बाद डी का 1 प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिक्स जो बात करते हैं, ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी है जिसमें यहाँ से जाता है और ऐसे ऐसे करके बढ़ जाता है। तो बोलते हैं कि जो एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है वो उसमें सब कुछ मर्ज होता है। जो एग्रेरियन सोसाइटी जिसको वो कहते हैं कि जो जैसे बहुत ही रूरल एरिया हो या हमारी भी सोसाइटी, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होते किसी। जैसे हम देखें कि छोटे गांव का एग्जांपल ले लें कि गांव में जो है अलग अलग चीज़ें नहीं होती। मान लीजिए कोई शादी है या कोई फंक्शन है या कोई फेस्टिवल मनाना है, तो उसमें ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होता था कि इस डिपार्टमेंट को ये काम करना पड़ेगा। सफाई कौन कर रहा है वहाँ पे? सब लोग मिलकर सफाई कर देते थे। या फिर खाने बनाने का या सजावट का या कोई काम करने के लिए अलग अलग लोग नहीं होते थे। वही हम अगर देखें जो थोड़ा डेवलप होते हैं, अगर हम शहरों में आ जाएँ तो अलग अलग कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप तमाम सारी चीज़ें देखेंगे कि सिंपली ये नगर पालिका है सफाई करने के लिए, फिर कोई और डिपार्टमेंट होगा कहते हैं टेंट वेंट लगाने के लिए, उसकी जिम्मेदारी है। पानी का इंतज़ाम जल विभाग करेगा, सफाई का विभाग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करेगा। तो इस तरह की चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। लेकिन अब जो ये डेवलपिंग कंट्री में होगा, अब जो डेवलप कंट्री वहाँ क्या होगा? अब हम मान लीजिए उसी जगह पे सांप निकल आता है, सांप निकल आता है मेले में, तो क्या करेंगे? तो जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें यूजुअली वो काम पुलिस का होगा या कोई भी अथॉरिटी जो होगी वो मार देगी या पकड़ ले जाएगी। लेकिन डेवलप कंट्री में चले जाएं तो सांप अगर निकल आया है तो वो रेस्क्यू टीम को बुलाएंगे, वो सांप को ले जाएगा, फिर जंगल में छोड़ेगा। या इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीज़ होती हैं कि जैसे आपका कोई सामान खो गया है तो उसका एक डिपार्टमेंट होगा कि आप उसको दे देंगे। या इस तरह की जो चीज़ें हैं कि छोटे बच्चों के लिए अलग से चीज़ें बनी रहेंगी, झूले या दूसरी चीज़ें, या बड़े बच्चों के लिए आप देखेंगे बड़े, अगर आप डेवलप कंट्री में कहीं जाएँ तो वहाँ पे अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी चेयर और उनके लिए अलग से टेबल रखी होती है। या कई बार उनको खेलने के लिए कि बड़े जब खा रहे हों तो डिस्टर्ब ना करें तो उनके लिए खिलौने या कलर्स पेपर रखे होते हैं, तो वहाँ पे वो खेलते भी हैं। तो इतना डिफरेंस वहाँ पे हो सकता है। तो इतना माइन्यूटली वो डिफरेंट, तो इसीलिए कहीं डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। वो सब कुछ अलग अलग कर देंगे कि रेस्टोरेंट का मतलब ये नहीं कि उसी टेबल पर बैठ के बच्चा कैसे खाएगा। तो इसलिए तो डेवलप कंट्री में अलग अलग हो जाएगा, डेवलपिंग कंट्री में जो है वो थोड़ा सा अलग तो होता है, और एग्रेरियन सोसाइटी में सब कुछ एक ही जगह पे। तो ये रिक्स का आइडिया था, प्रिज्मेटिक सोसाइटी। ये अभी तक नया आइडिया है, लेकिन ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि रिक्स का जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है बहुत फेमस भी है। इसके अलावा रिक्स का ही साला मॉडल भी है, ये भी बहुत फेमस है। इसको कभी किसी और दिन एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं 39 का 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल हैज़ नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड टू दिस डे इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये पुराना क्वेश्चन पेपर है तो इसमें लिखा है, ऑल दो अब तो हो गया है, लोकपाल की जो संस्था सरकार के सर्वोत्तम प्रयत्न के बावजूद आज तक भी स्थापित नहीं हुई। अभी हो गई है, लेकिन उस
कॉन्टेक्स्ट में देखें, आज भी उसके जो रीज़न देख लेते हैं। भारत की संसद में राजनीतिक दल सर्वसम्मति नहीं बना पाए हैं। बात सही है, द रीज़न इज़ करेक्ट। द पॉलिटिकल पार्टीज इन द इंडिया पार्लियामेंट हैव नॉट बीन एबल टू अराइव एट द कॉन्सेंसस एट दैट टाइम, but now they have reached at the consensus and Lokpal has been made, but that Lokpal and who is the Lokpal of India? तो ये क्वेश्चन भी है बन सकता है, पिनाकी चंद घोष, but he didn't have any subordinates and complete committee, तो he is toothless, कुछ कर नहीं सकते। तो अभी तक पूरे इतने साल हो गए लोकपाल को बने हुए, अभी तक उस लोकपाल ने एक भी आदमी को, एक भी ना मिनिस्टर को, ना किसी बड़े अधिकारी को, ना ही किसी पुलिस वाले को कभी किसी को पनिश नहीं किया, ना किसी को कुछ चार्ज दिया। तो इसका मतलब है कि क्या सब कुछ देश में सही चल रहा है, ऐसा कोई करप्ट ऑफिसर नहीं है, ऐसा कोई करप्ट मिनिस्टर नहीं है, ऐसा कोई करप्ट एमएलए एमपी नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन वो लोकपाल टूथलेस है, अभी भी कहने के लिए बन गया है, जो ये आइडिया है कि नहीं बन पाया, लेकिन अब बन गया होने के बावजूद भी, लेकिन अभी कोई काम नहीं कर पाते लोकपाल हमारे जो हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 41st। हु यूज द फर्स्ट टाइम वर्ड कोल्ड वॉर? फर्स्ट कोल्ड वॉर शीत युद्ध शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो शीत युद्ध क्या था, हमने बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म होता है उसके बाद एक आपस में टेंशन हो जाती है। इवन जो लोग अलाइज पावर थे, जिसमें यूके, यूएसए, फ्रांस और रसिया, ये रसिया की जगह सोवियत यूनियन कहें, सोवियत यूनियन जो था उससे इनके मतभेद शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होते ही होते। जैसे जर्मनी सरेंडर करता है, जर्मनी में आधे में सोवियत यूनियन की सेना रहती है, आधे में यूएसए की। सोवियत यूनियन जो है वो कहता है कि आप चले जाइए, हम यहाँ पे हम दोनों लोग जा सकते हैं, अब यहाँ के लोग डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करेंगे अपनी गवर्नमेंट। यूएसए नहीं मानता, यूएसए कहता है कि नहीं आप चले जाइए, हम यहाँ पे इलेक्शन करवा देंगे। ये सोवियत यूनियन को लगता है कि ये इलेक्शन कराएंगे तो अपनी पपेट गवर्नमेंट बनाएंगे, और ये इनके बॉर्डर पे है तो ये नहीं चाहते थे। इन्होंने इधर कब्जा कर लिया सोवियत यूनियन ने, इधर यूएसए ने, और जर्मनी बट गया ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में। तो इसी तरह से थोड़े दिनों बाद साउथ कोरिया में, कोरिया के अंदर भी यही होता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बढ़ जाते हैं, और यहीं से टेंशन शुरू हो जाती है। और तो ये आपस में वॉर में नहीं जाते दोनों ही जगह पे, सोवियत यूनियन और यूएसए कभी भी डायरेक्टली वॉर में नहीं आते। तमाम ऐसे इंसिडेंट आए, चाहे वो 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो, चाहे वो जर्मनी का आइडिया हो, चाहे कोरिया का हो, तो हर जगह इसीलिए जो वॉर में नहीं जाने का मतलब है कोल्ड वॉर, कि वॉर में टेंशन रहती थी लेकिन कभी भी वो टेंशन जो है वॉर में कन्वर्ट नहीं हुई। और उसी के बाद अगर देखें आज के समय जो कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाता है, आज के समय ज़्यादा वॉर हो रही है, जबकि एक ही आइडियोलॉजी है, कोई आइडियोलॉजिकल क्लैश नहीं है। चाइना है आइडियोलॉजिकल एडवर्स, लेकिन वो कभी क्लैश नहीं करता। तो अल्टीमेटली देखें, लेकिन फिर भी आप रसिया यूक्रेन वॉर देखें, दोनों सेम आइडियोलॉजी पे काम करते हैं लेकिन फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। चाहे वो ये अफ़गानिस्तान के अंदर देखें, सीरिया, लीबिया, इसकी जगह वॉर ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये जो आइडिया था कि कोल्ड वॉर की वजह से दुनिया तरक्की नहीं कर पा रही है या वॉर ज़्यादा होने के चांसेस हैं, कोल्ड वॉर ख़त्म होते ही वॉर ज़्यादा हो गई। तो ये कोल्ड वॉर का एक अच्छी बात भी थी कि कोल्ड वॉर से बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ था। 41 के बाद 42 देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा की थी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मानव अधिकार वाला जो आइडिया है, ह्यूमन राइट वाला, ये हमेशा पूछा जाता है और आपको इससे पहले भी कई 2-3 बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ अलग अलग टेस्ट सीरीज में। इसका आइडिया है 9 दिसंबर 1948, और यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है UNDHR जो है वो बना था। ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, और इसीलिए हम अब इसका क्वेश्चन जो चेंज करके हमेशा पूछा गया वो क्या था, सॉरी मैंने शायद आपको पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया है, वो था कि बर्नार्ड ब्रॉच
ब्राउच जो हैं वो इसको पहली बार कोल्ड वॉर का आइडिया देते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट डे भी मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन यही पूछा गया था पहले, ह्यूमन राइट डे कैसे मनाया जाता है, और अभी ये पूछ लिया गया। दोनों का आंसर एक ही है, 10 दिसंबर 1948, और 10 दिसंबर को हर साल ह्यूमन राइट डे मनाते हैं हम लोग। 43 देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हेडक्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर ईस्ट इज सिचुएटेड एट। तो ये किसका है? ये यूएन का एक डिपार्टमेंट है। हेडक्वार्टर जो है इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर ईस्ट जो है यूएन का, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका बैंकॉक, टोक्यो, कुआलालंपुर, जकार्ता कहाँ पे है? एशिया और सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? बैंकॉक, टोक्यो, कुआलालंपुर, जकार्ता। इसका सही आंसर है बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ पे है? थाईलैंड में है। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन इज स्टेटमेंट गिवन बाय वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इन रिगार्ड्स टू कलेक्टिव सिक्योरिटी। अब ये कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। समस्त के लिए एक और एक के लिए समस्त, यह कथन निम्न में से एक लेखक द्वारा सामूहिक सुरक्षा के संबंध में दिया गया है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है किसके लिए है? यहाँ पे सामूहिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, इस तरह का नाम भी दे सकते हैं। तो सामूहिक सुरक्षा के लिए ये है। अब ये किसने दिया था? ये दिया था रियलिस्ट थिंकर, यथार्थवादी चिंतक। कौन है? हैंस मॉर्गनथाउ। जो यथार्थवादी चिंतक सबसे बड़े, इनकी बुक फेमस है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। तो ये ध्यान रखिए, पॉलिटिक्स अमंग नेशन भी पूछा सकता है, यथार्थवादी पूछा सकता है। यहाँ तो स्टेटमेंट देके इन्होंने पूछा, हैंस मॉर्गनथाउ सही आंसर हो गया। 44 के बाद 45 देख लेते हैं। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द बिलो। फिर से एक क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है? कोड से बताइए। अटलांटिक चार्टर, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, कैसाब्लांका, याल्टा कॉन्फ्रेंस। तो अब अगर हम देखें कि बारी बारी से एक एक चीज़ को देख लें। इसके चीज़ों के बारे में वैसे तो आपको सबको मालूम हो थोड़ा बहुत। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस सबको मालूम है कब हुई थी? 1944। जहाँ से क्या निकला था? IMF और वर्ल्ड बैंक। ये भी आइडिया रखिए। इसके अलावा कैसाब्लांका जो है वो कब हुआ था? 1943। याल्टा कॉन्फ्रेंस कब हुई? ये 1945 में हुआ। तो अटलांटिक चार्टर कब बना? ये हुआ 1941 में। तो आप देख सकते हैं 1941 सबसे पहले हो गया, अटलांटिक चार्टर सबसे पहले बना। इसमें क्या था 1941 में? अटलांटिक चार्टर में ये डिस्कस था USA और UK के बीच कि वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म होगा तो हम कैसे, जो वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे एक बार ख़त्म होने के बाद। तो देख सकते हैं फर्स्ट कहाँ पे? फर्स्ट सिर्फ एक ही में है, तो इसमें बहुत आसान आंसर हो गया। 1 3 2 4 1 3 2 4 सिंपल से है। याल्टा कॉन्फ्रेंस सबसे बाद में हो रही। ये 45 में है, ये 44 में हो गया, तो सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मॉडल्स गिवन बाय मार्टिन कैप्लान ने। मार्टिन कैप्लान ने एक आइडिया दिया था। मार्टिन कैप्लान द्वारा दिए गए मॉडल का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है, कि ये बताएं किस तरह से धीरे धीरे जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो कैसे कैसे आगे बढ़ेगा बारी बारी से। शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, जहाँ पे अलग अलग दो ध्रुवी होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? तो मार्टिन कैप्लान को अगर हम जानते हैं, उनका थ्योरी अगर पढ़ी हमने, तो हम जानते हैं कि पहले कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति होगी, वहाँ से जो लूज बाइपोलर सिस्टम होगा, तो लूज बाइपोलर सिस्टम होगा। उसके बाद क्या होगा? टाइट बाइपोलर सिस्टम। लूज बाइपोलर सिस्टम तो था भी, जैसे हमने बताया कि USSR और USA था। उस समय का जो सोशलिस्ट और जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक थे उसको ही हम कह सकते हैं लूज बाइपोलर सिस्टम, कि बहुत से लोग इनके साथ थे, बहुत से लोग इनके साथ थे।
बोलते हैं उसके बाद क्या होगा, टाइट बाईपोलर सिस्टम होगा। तो बिल्कुल क्लियर है कि आप या तो इधर हैं या तो उधर हैं, या तो हमारी तरफ हैं या तो उधर हैं। तो ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन बोलते हैं कि इसका आगे ये होगा। फिर बोले कि यूनिवर्सल वीटो सिस्टम, उसके बाद क्या बचेगा, एक पावर कोई बचेगी और वही सब कुछ करेगी, तो उसका यूनिवर्सल वीटो सिस्टम होगा। तो सिंपली देख लेते हैं 4-3-2 और फाइनली बैलेंस ऑफ पावर जो है वो होगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा बैलेंस ऑफ पावर का 4-3-2 फिर 1। आगे बढ़ते हैं 47 देख लेते हैं। फिर से एक मैच तक फॉलोइंग वाला है। फरक्का बैरेज, ये भी 1-2 मिलाएंगे तो आप होगा। फरक्का बैरेज कहाँ से है, इंडिया बांग्लादेश का प्रॉब्लम है पानी को लेके। फरक्का बैरेज से इंडिया कम पानी छोड़ता, बांग्लादेश डिमांड करता है कि हमको ज़्यादा पानी चाहिए। 1-2-3 न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट था वो कहाँ किससे था, हमको मालूम है, यूएसए के साथ था जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, यूपीए 2। श्रीमाओ शास्त्री पैक्ट, इंडिया श्रीलंका के साथ था, श्रीमाओ भंडार नायके के साथ। ट्रीटी ऑफ पीस, ये जो है नेपाल के साथ। तो सही आंसर क्या होगा, A का 1 देखिए किसमें, A का 1 इन दोनों में है, लेकिन B का हमने बोला 1-2-3 यूएसए, B का 4th सिर्फ इसमें है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, B इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से मिलाने के लिए बात कर रहे हैं। इसमें भी देखें, अगर हम इन इस क्लाउड को देखें तो पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो भी जानते हो या कुछ और भी जानते हो आप, कोई भी चीज़ कोई भी रिलेशन जानते हो, तो बी का देखें KJ हॉस्टी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में है। तो ये भी देख ले, तो A का 1 और B का 4 यही हो गया। अब इसके बाद जिसमें ही है और कहीं तो दिख नहीं रहा, C का 2 हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और नॉर एंजूस क्या हो गया, C का D का 3 हो गया। तो ये सही आंसर A हो गया, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। अगर आपको बुक याद है, ये बहुत कठिन क्वेश्चन हो गया। इंटरनेशनल रिलेशन की इतनी बुक्स को याद रखना, जो इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट नहीं है वो तो नहीं याद रख पाएंगे, तो मुश्किल है उनके लिए। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तो इसके आने के चांसेस तो नहीं है। इसको ब्रेक करके किसी एक को आने के चांस हो सकते हैं। 48-49 असर्शन रीजन फिर से आ गया। फॉर द रियलिस्ट द रथलेस क्वेस्ट फॉर पावर टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट इज इन लॉ ऑफ नेचर। उनका आइडिया है यथार्थवादियों के लिए राष्ट्रीय हित को प्रोन्नत करने के वास्ते सत्ता की चरम बरहम तलाश से नैसर्गिक नियम में स्थित है, मतलब नेचुरल है। सत्ता को पावर जो है, सत्ता ज़्यादा से ज़्यादा पाना वो नैसर्गिक है, नेचुरल है। अभी बोलते हैं क्यों, वे दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि नैतिक और कानूनी उपाय अप्रासंगिक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकार कराते हैं कि इन्हें इच्छा से हटा सकते हैं। क्यों बोलते हैं कि कानूनी, लीगल और जो मोरल है, ये सब चीज़ों को कोई मतलब नहीं इंटरनेशनल रिलेशन में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पावर से ही रन होती है सब कुछ। क्योंकि सॉवरन कौन है, स्टेट है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, वहाँ नैतिकता की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बात तो सही है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड R सही है, और सही एक्सप्लेनेशन भी है कि वहाँ पे नैतिकता से कुछ नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद हम एक क्विक रिवीजन करेंगे छोटा सा। द मेंबर ऑफ यूएनओ हैव कमिटेड टू प्रमोट द रिस्पेक्ट फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट। यूएनओ के सदस्य, एक सेकेंड, यूएनओ के सदस्य क्या कहते हैं, हाँ, मानव अधिकारों के अनुपालन के लिए सम्मान बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। तो यूएनओ के सदस्य जो है मानव अधिकार को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बात तो सही है। मानव अधिकार अहस्तांतरी है, नैसर्गिक है, स्वतंत्र, अविभाज्य है, वे मानवीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने के माध्यम हैं। तो मानव अधिकार जो है अचीव करने के, ह्यूमन डिग्निटी अचीव करने के लिए, प्रतिष्ठा अचीव करने के लिए मतलब ज़रूरी है। एट द सेम टाइम ये इसको छीना नहीं जा सकता, उसको अलग नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता कि अच्छा 2 लोग मिलके आप आधा अधिकार ले लो, तो ये नहीं हो सकता। ये भी सही है, और ये है इसीलिए इस तरह की चीज़ें बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। यूएन के लोग जो मेंबर हैं वो उनका काम यही है। सही है, आंसर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसा बताया कि इससे पहले कि हम
डिटेल अपनी दें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पिछले जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो क्या है, और उनको एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेंगे जिससे कि हमको पता चल जाए। तो बहुत से क्वेश्चन थे हमने किए हुए हैं पिछले कुछ। तो थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन जो है, ये आइडिया जो है शांति पर्व में था, ये हमने देखा। गांधी के लिए क्या चीज़ जरूरी है, एंड या मीन्स लक्ष्य या रास्ता, रास्ता और लक्ष्य दोनों। इसके बाद बेंथम ने जो क्या है कि पब्लिक गुड के लिए जो है वो लेजिस्लेटर जो हैं, विधायक जो हैं, उनका काम क्या है, पब्लिक गुड में काम करना, पब्लिक की अच्छी भलाई के लिए काम करना। मैन आर इक्वल बाय नेचर, सोसाइटी हैज़ मेड द मैन इक्वल, कि मनुष्य अपना बराबर था लेकिन सोसाइटी ने जो आया उसमें प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, उसकी वजह से लोग गैर बराबर हो गए। ये कौन कहता है, तो इसको कहते हैं बेंथम। इसके बाद जो है रूसो की फिलॉसफी जो है, नहीं सॉरी, रूसो ने कहा था कि अलग हो गया था, बेंथम नहीं। इसके बाद जो है डिडक्टिव मेथड की बात आई थी कि जनरल टू पर्टिकुलर पहुंचने के को क्या कहते हैं, तो डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इसके अलावा द वर्ड एट एवरी स्टेज इज बोथ अ प्रोडक्ट एंड प्रोफेसी, कि एक प्रोडक्ट भी है, उत्पादन भी है और भविष्य भी है। वो कौन कहता है, हेगल कहते हैं। और कौन मानता है कि राइट एग्जिस्ट प्रायर टू सोसाइटी, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर थे उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि राइट जो है पहले नहीं एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी के आने से पहले ही राइट जो है वो नहीं था, ऐसा नहीं था। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टेट नेसेसरी एविल कौन कहता है, ये भी हमने देखा था कि नेसेसरी एविल कौन बोलता है इनको, लिबरल, लिबर्टेरियन या न्यू लिबरल, ये सब जो है नेसेसरी एविल मानते हैं इसको। इसके बाद रॉबर्ट नॉजिक का था एंटाइटलमेंट थ्योरी, किसकी थी, रॉबर्ट नॉजिक की थी। कल्चरल प्लूरलिज्म के बारे में, फंक्शनलिज्म के बारे में हमने देखा था। बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहाँ होगा, ये भी देखा था कि फेडरल सिस्टम में होगा। और इसके बाद अंडर डेवलपमेंट की थ्योरी जो सामेरामिन है उसका नाम था उनका, और इसके अलावा एंड्रे गुडेर फ्रैंक का भी नाम था कोर पेरिफेरी थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में। और मैक्स वेबर का आया था लीगल रैशनल अथॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। पूछा गया था कौन पहले था प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, सबसे पहले रूजवेल्ट, कैनेडी, बुश, फिर क्लिंटन। इसके बाद कुछ डील्स के बारे में था कि न्यू डील जो थी, फिर बाल्टिक मर्जर, इस तरह की चीज़ें हुई थी, वो उसको तो थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। इसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया था, तो एक्स ऑफिसर चेयरमैन ही सही था, बाकी चीज़ें उसकी गलत थी। दलित पैंथर जो कहाँ से रिलेटेड है, महाराष्ट्र से, कौन कौन थे, नामदेव ढसाल, अर्जुन डांगले, ये सब नाम बताए थे आपको। इसके अलावा तो यहाँ से बात अपनी ख़त्म करते हैं। हमने ये लास्ट जो कल देखा था उसमें ये सब डिस्कस किया था, आज का तो हमने लिख ही लिया। तो आगे तो यहाँ पर अपनी बात ख़त्म करते हैं। अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर 6001203135 पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप 6001939975 पे। वेबसाइट है हमारी www.capitalstudycircle.com। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से हैं। ईमेल thecapitalstudy20@gmail.com, तो उस पर आप कभी मेल कर सकते हैं। अगर आपको PDF या रिसर्च से कोई रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, या असिस्टेंट किसी भी तरह का चाहिए तो भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी ये तो हमने, क्योंकि इस पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चल रही है, नेक्स्ट मंथ से हम इसको GS की भी सीरीज़ चलाएंगे जो UPHSC या दूसरे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो GS की सीरीज़ भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कब से शुरू हो रही है। थैंक यू वेरी मच।